स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। यानी देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो किसके लिए काम करते हैं, रेम्यूनरेशन के लिए। अब रेम्यूनरेशन का मीनिंग क्या हो गया, लाइक रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स सैलरी, वेजेस, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, बोनस एक्सेट्रा। यानी एम्प्लॉय को जो भी एक मॉनेटरी टर्म में कोई भी पैसा मिलता है, लाइक सैलरी के नाम से कह दो, चाहे वेजेस के नाम से कह दो, चाहे आप उसको बोनस कह दो, चाहे अलाउंसेस कह दो, चाहे परक्विजिट्स कह दो, है ना, वो सारे किसके इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, है ना। तो अब फ्योल साहब क्या कह रहे हैं, देखो फ्योल साहब बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि overall pay and compensation should be fair to both employees and organization। यानी एक्चुअली फ्योल साहब का कहना है कि जो भी एम्प्लॉय को हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं इट शुड बी फेयर, है ना। फेयर किसके लिए होना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी और एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज्यादा पे करना पड़ा और एम्प्लॉय को भी ऐसा ना लगे कि कहीं ना कहीं मैं वर्क ज्यादा कर रहा हूं, आउटपुट ज्यादा है, पर मेरा रेम्यूनरेशन क्या है, उसके बदले में रिटर्न कम है, ऐसा उसको फील नहीं होना चाहिए। यानी क्या हो गया, फ्योल साहब आगे क्या कह रहे हैं, द रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर टू एवरीबॉडी। यानी जितने लोग हैं, चाहे वो मैनेजमेंट ले लो, चाहे हम लोग एम्प्लॉय ले लें, सबके लिए क्या होना चाहिए, फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, है ना। तो एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच इंक्लूड एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एट एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम at least a reasonable standard of living। यानी फ्योल साहब कह रहे हैं एम्प्लॉय को इतना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए कि वो अपने क्या कर सके, अपनी जो है ना लाइफ है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको वो फुलफिल कर सके, है ना। यानी कि देखो बेसिक लिविंग थिंग्स क्या है, वही अपना रोटी कपड़ा मकान, इजीली वो अपना क्या कर सके, और एक आजकल एजुकेशन और हेल्थ, दो चीजें और इंक्लूड हो गई। ये 5 चीजें अगर आदमी अपनी जो उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, और देखो बाकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होता है, उसके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, उसकी इनकम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। इज इट क्लियर। तो उसको क्या होना चाहिए कि जो उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो उसको क्या हो जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना रेम्यूनरेशन उसको मिलना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है, फ्योल साहब कह रहे हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं, देखो अब आज एक सीधी सी बात है भैया, एम्प्लॉय तो यही एक्सपेक्ट करेगा मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, तो उसको वो कंपनी पे करे, पर कंपनी की पेइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर कंपनी की पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो क्या करोगे, जस्ट सपोज एक्स लिमिटेड कंपनी पेड टू their employees rupees 50,000 मिनिमम वेजेस। मिनिमम सैलरी कितनी है उसको ऑर्गेनाइजेशन में, 50,000 रुपए। बट हमारी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी अभी केवल मैक्सिमम हम 40,000 पे कर सकते हैं, तो कितना करोगे स्टूडेंट्स, हम लोग 40,000 ही मैनेजमेंट पे कर पाएंगे। तो यानी कंपनी की वो क्या कह रहे हैं कि पेइंग कैपेसिटी कितनी है, जितनी पेइंग कैपेसिटी उतना क्या करोगे आप, मैक्सिमम वेजेस उसको दे सकते हो। इट्स कॉल्ड फेयर। यानी देखो, और एम्प्लॉय का ऐसा ना लगे कि मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मिल रहा है, यहाँ कम मिल रहा है, और ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय की जो स्टैंडर्ड लिविंग के चक्कर में कंपनी अपनी क्या हो जाए, लॉसेस को एक्यूमुलेट करती जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो यहां क्या होना चाहिए, एक फेयर वेजेस होना चाहिए कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए। इसीलिए फ्योल साहब ने कहा, क्या कहा था, बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ओवरऑल पे एंड कंपेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। Yes, next principle is centralization and decentralization. What is a centralization? है ना, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन इज ए कंसिडरेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी। यानी जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। यानी सारी की सारी डिसीजन पावर किसके पास है, एक ही पर्सन के पास है। यानी कि जो एक पर्सन कह रहा है वही सारी बात क्या हो रही है। यानी कि अगर आज मैनेजर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इट मींस क्या है, सारा डिसीजन पावर ऑथोरिटी किसके पास है, एक ही पर्सन के पास है ना। तो इट्स कॉल्ड, हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी ऑफ
द ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। यानी एक्चुअली क्या कहते हैं कि अपन सभी जो अपने जो एम्प्लॉइज हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्या कर लें, हम उनको इवनली क्या कर दें, ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे लोगों को जो भी अपने है ना अलग अलग होते हैं, अपन ने पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो सबके अपने अपने अगर हम लोग ऑथोरिटी क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इट मींस वो क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा का सारा डिसीजन पावर के एक ही मैनेजमेंट के पास, यानी टॉप मैनेजमेंट कहता है सारे डिसीजन हम लेंगे, सारे काम हम करेंगे, इट मींस क्या हो गया वो सेंट्रलाइजेशन। अब देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कहां अच्छा है, देखो सेंट्रलाइजेशन वहां अच्छा है जहां स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन तो होना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो एक्चुअली क्या है कि सारे काम अगर अपन बात करें कि सेंट्रलाइजेशन में सारे डिसीजन, यानी एग्जाम से रिलेटेड डिसीजन भी प्रिंसिपल मैम ले लें, है ना, टाइम टेबल से रिलेटेड भी बोल ले लें, जो फीस का जो अकाउंट का वो भी सारे डिसीजन उनके हाथ में, सारे अगर डिसीजन यानी कि जो एक्टिविटीज या कोकुलर एक्टिविटीज या अदर एक्टिविटीज, है ना, जितना भी एनुअल फंक्शन, सारी चीजों के अगर मान लो जितने भी डिसीजन है वो सारे अगर एक ही हाथ में हो, क्या ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर पाएगा, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने एम्प्लॉइज हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसेंट्रलाइज यानी उनको ऑथोरिटी देनी ही पड़ेगी। जैसे आज कोई पर्सन का टाइम टेबल का काम अच्छा कर सकता है तो उसको क्या कर दिया, टाइम टेबल का रिलेटेड दे दिया। कोई मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, एग्जाम से रिलेटेड उसको एक्सपीरियंस है तो उसको हमने कौन सा काम कर दिया, एग्जाम की अथॉरिटी दे दी, है ना। इट मींस कोई अदर एक्टिविटीज में है तो हमने उसको अदर एक्टिविटीज से रिलेटेड अथॉरिटी दी। इट मींस क्या हो गया, मैनेजर ने क्या करा, प्रिंसिपल मैम ने क्या करा, सारे काम क्या कर दिए, जो उन पर्संस एलिजिबल थे, जो एक्सपीरियंस थे, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने क्या दे दिया, उनको वर्क असाइन कर दिया। इट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग, उनको अथॉरिटी दे दी हमने कि आप अपने अकॉर्डिंगली ये काम कर सकते हो। हाँ, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हो। इट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तो अपन कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक एज such as experience of superior, ability of subordinates and size of organization। अभी हमने डिस्कस किया अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, स्मॉल स्केल है, तब तो अपन सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, पर अगर लार्ज स्केल है तो डिसेंट्रलाइज पर होना पड़ेगा। अगर अब एक बात देखो, एम्प्लॉइज भी दो तरीके, सबऑर्डिनेट मान लो, अगर मान लो 1 मिनट के लिए सबऑर्डिनेट सारे के सारे कैसे हैं, अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड मतलब ज्यादा समझदार नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, नेचुरल सी बात है, वहां कौन सा चलेगा, सेंट्रलाइजेशन। पर अगर सब लोग क्या है, स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं, तो आपको उधर क्या कर सकते हो आप, डिसेंट्रलाइजेशन हो सकते हो। इज इट क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स। यानी हम लोग बात बिल्कुल क्लियर कर लें, फियोल साहब ये कह रहे हैं कि देखो सेंट्रलाइजेशन कहां एप्लीकेबल होना चाहिए और कहां डिसेंट्रलाइजेशन एप्लीकेबल होना चाहिए। जहां सेंट्रलाइजेशन, जहां आपका स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां आपके यहाँ अनस्किल्ड एम्प्लॉइज हैं, है ना, वहां आप क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। लार्ज स्केल है और अगर स्किल्ड एम्प्लॉइज है तो आपको क्या कर लेना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन कर लेना चाहिए। बट एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, है ना, अगर सेंट्रलाइजेशन यानी कि जनरली ध्यान रखना, टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड टू डिले इन वर्क। अगर हम ज्यादा सेंट्रलाइज होंगे यानी कि सारे के सारे डिसीजन पावर हमारे पास होंगे तो क्या हो जाएगा, डिसीजन पावर में डिले हो जाएगा या वर्क में क्या होगा, डिले होगा। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा है यानी कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। यानी अगर मान लो क्या होगा कि ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो हमारे पास क्या दिक्कत हो जाएगी कि टॉप मैनेजमेंट अपना कंट्रोल खो देगा, है ना। तो यानी दोनों में क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। जैसे अपने अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी में बैलेंस था ना, वैसा क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट। Next principle is scalar chain. What is a scalar chain? According to Field Saab, organization should have a chain of authority and communication that run from top to bottom, should be followed by manager and the subordinates। यानी ये क्या कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी इंस्ट्रक्शंस है वो हमेशा क्या होने चाहिए, एक स्केलर चेन, एक प्रॉपर चैनल में होने चाहिए। इट्स कॉल्ड
टॉप टू मैनेजमेंट, यानी कि हमेशा टॉप से मिडिल को फॉरवर्ड होंगे, मिडिल से लोअर को फॉरवर्ड होंगे। यानी क्या होना चाहिए, ऑथोरिटी और कम्युनिकेशन, जो भी ऑथोरिटी दे रहे हैं या जो भी कम्युनिकेशन दे रहे हैं हमेशा क्या होगा, टॉप टू बॉटम होना चाहिए, टॉप टू बॉटम, है ना। शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, सारे मैनेजर्स और सारे जो भी सबऑर्डिनेट है सब उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो अब बाद में अगर इसके बाद फॉलो क्या कर रहे हैं, फ्यूल्स ऑफ स्केलर चेन इज द चेन ऑफ सुपीरियर रैंकिंग फ्रॉम द हाईएस्ट ऑथोरिटी टू लोअर लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या कहा भैया कि कोई भी ऑथोरिटी है कुछ भी है वो क्या होगा, हमेशा सुपीरियर रैंकिंग, यानी कि जो होगी वो कहां से होगी, हाईएस्ट टू लोएस्ट, है ना। जो भी हाईएस्ट ऑथोरिटी तो हमेशा लोएस्ट में चलेगी, यानी कि जो सबसे पहला होगा वो उसके पास ज्यादा ऑथोरिटी होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और उससे लास्ट में जाते जाते और कम होती जाएगी, है ना। फिर क्या कहा कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड ऑथोरिटी ऑफ सुपीरियर इन रिलेशन टू सबऑर्डिनेट एट वेरियस लेवल। यानी कि क्या हो सकता है कि आज अगर एक सुपीरियर दो सुपीरियर के बीच में क्या हो सकता है, जैसे ए बी को इंस्ट्रक्ट करता है, बी सी को करता है, सी डी को करता है, इट मींस क्या हो गया, ये इन दोनों की एक रिलेशनशिप अलग हो गई इन दोनों की, यानी कि ये क्या हुआ, ये एक सुपीरियर कौन हुआ, ए, बी क्या हुआ, सबऑर्डिनेट, सी के लिए सी सबऑर्डिनेट है पर बी उसके लिए क्या हो गया स्टूडेंट, सुपीरियर। यानी इन दोनों की एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट की क्या हो गई रिलेशनशिप, ए और बी की सुपीरियर सबऑर्डिनेट की, सी और डी, सी क्या है, सी सुपीरियर किसके लिए, डी के लिए, डी क्या हो गया सबऑर्डिनेट। मतलब ए बी सी डी में हमने क्या देखा, ए और बी की क्या है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है जिसमें ए सुपीरियर है और बी क्या है सबऑर्डिनेट। बी और सी की रिलेशनशिप में क्या हो जाएगा, बी सुपीरियर बन जाएगा और सी क्या हो जाएगा सबऑर्डिनेट। सी और डी में सी सुपीरियर और डी सबऑर्डिनेट, मतलब दोनों की क्या होनी चाहिए, एक आपस में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी है ना। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं, देखो अब ये बात हुई, यानी कि हमें प्रॉपर एक चैनल में ही अपने को क्या करना है, सारी ऑथोरिटी और इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेशन जो भी करना है वो एक प्रॉपर चैनल में ही करना है। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर चेन। इज इट क्लियर स्टूडेंट। स्केलर चेन के बाद अगर मान लो इन केस ऑफ इमरजेंसी आ गई, कोई अगर ऐसे अर्जेंट बात हो गई, यानी अब अगर कोई बात डी को करनी है तो डी पहले किसको बोलेगा, सी को बोलेगा, सी किसको बोलेगा, बी को बोलेगा, बी किसको बोलेगा, ए को बोलेगा। टाइम क्या लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा ना, है ना, क्योंकि और कोई इंस्ट्रक्शंस है तो ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, तो इट मींस टाइम चैनल में भी ज्यादा लगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है एक से दूसरे को फॉरवर्ड होने में, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे को फॉरवर्ड होने में क्या करता है, टाइम तो कंज्यूम होगा ही होगा। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी होगा तो क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तब उन्होंने फ्यूल साहब ने एक रास्ता निकाला, एक शॉर्टकट मेथड निकाला जिसको कहा गैंग प्लैंक, है ना। गैंग प्लैंक क्या कहता है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, अगर अपन 2 मिनट के लिए गैंग प्लैंक को भूलें, यहां क्या है, मान लो ये एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये क्या है सेल्स डिपार्टमेंट। अब क्या हुआ, ए बी को इंस्ट्रक्ट करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा, डी करेगा, कोई प्रॉब्लम हुई, ई सी को कहेगा, ई डी को कहेगा, डी सी को कहेगा, सी बी को कहेगा, सी ए को कहेगा, और वो प्रॉब्लम फिर ए किसको कम्युनिकेट करेगा, एफ को करेगा, एफ जी को करेगा, जी एच एच आई। यानी एक तरीके से टाइमिंग क्या लग रहा है, 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई बात चल रही है प्रोडक्शन और सेल्स में, तो टाइमिंग क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर इमरजेंसी आ गई तब क्या होगा, है ना, तो तब क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक शॉर्टकट मेथड निकाला। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप गैंग प्लैंक का प्रयोग कर सकते हो, गैंग प्लैंक यूज कर सकते हो। व्हाट इज अ गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक मतलब सेम ऑथोरिटी होनी चाहिए, सेम लेवल होने चाहिए, यानी कि बी और एच आपस में सेम मैनेजर, सेम लेवल, आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी कि अगर चाहें तो बी और एफ कर सकते हैं, या सी और जी कर सकते हैं, डी और एच कर सकते हैं, और एफ और आई कर सकते हैं। क्या सी आई के साथ कर सकता है या सी एच के साथ कर सकता है, नहीं कर सकता है। सेम लेवल होना चाहिए, सेम ऑथोरिटी होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड गैंग प्लैंक। क्लियर स्टूडेंट्स, वापस समझा देता हूं, गैंग प्लैंक क्या कर रहा है कि देखो ए बी को कम्युनिकेट कर रहा है, बी सी को कर रहा है, सी डी को कर रहा है, डी को कर रहा है, फिर वापस इसमें क्या कर रहे हैं, चैनल में टाइम लग रहा है। पर अगर डी को एच से कोई बात पहुंचानी है तो डायरेक्ट भी कर सकता है, पर इन केस ऑफ इमरजेंसी ध्यान रखना 2 चीजें, इमरजेंसी और सेम लेवल होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर डी एच के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो उसके सुपीरियर को पता होना चाहिए, यानी सी को उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। ये क्या हुआ हमारा स्केलर चेन, है ना, और गैंग प्लैंक। स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
तो आप वैसे सारे 14 के 14 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, बट स्केलर चेन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि गैंग प्लेन भी है, इसमें दो कॉन्सेप्ट साथ में चल रहे हैं, इस वजह से ये ज्यादा आने के चांसेस होते हैं।